नमस्कार दोस्तों। मैं रितेश कुमार जो कल पढ़ाया था सेशन उससे कुछ आगे लेकर चल रहा हूँ। और इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या आज पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में। और मिट्टी कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है और कुछ ये मतलब कि क्या बोलते हैं उसको पौधे के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है। एक मिनट थोड़ा सा मैं मैप ले लूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन को कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसको हम देखते हैं। कौन सा सुमेलित? जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, ये सही है हमारा। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। रेगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। रेगुर या इसको काली मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी भी बोलते हैं, या इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी भी बोलते हैं इसको। लाल मिट्टी और लाल या पीली एवं पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में मिलता है। लेकिन लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलता है? लेटराइट मिट्टी ये पंजाब में नहीं मिलता है। ये अधिकांश तटीय क्षेत्र में मिलेगा आप लोगों को लेटराइट मिट्टी। इसलिए कि जहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाया जाता है वहाँ पे चाय की और कॉफी की खेती या काजू की खेती भी बहुत अच्छी तरह होती है। तो ये ज्यादातर तटीय क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्र में मिलेगा, या पश्चिमी घाट में मिलेगा, या तो कुछ आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ असम में। और मैं असम तरफ मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा ये पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा, और बांग्लादेश के आसपास में ये मिट्टी मिल जाता है। तो ये कहाँ पे मिल जाता है? पश्चिमी घाट तरफ मिलेगा। तो इसको मिल जाए, लिख देंगे पश्चिमी घाट। और कहाँ लिखेंगे? पश्चिमी घाट के बाद असम तरफ असम लिख देंगे। असम लिख देंगे। और कहाँ लिख देंगे? ये लिख देंगे पश्चिम बंगाल। ये मिट्टी लेटराइट मिट्टी यहाँ इतना दूर में पाया जाता है। और ये देखिए, और तटीय क्षेत्र में पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो केरल में पाया जाएगा। केरल के बाद आप कहाँ पाया जाएगा? कर्नाटक में भी पाया जाएगा, और गोवा में भी पाया जाएगा। कुछ क्षेत्र दक्षिणी महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, बट उसको नहीं लेंगे, ज्यादा उसमें नहीं पाया जाता है दक्षिणी महाराष्ट्र में। और इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है उच्च व अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। उच्च वर्षा या उच्च तापमान या उच्च वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है, वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है, उसके निच्छालन या अपर्दन जो होगा उच्च वर्षा के कारण या उच्च तापमान के कारण, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें जो अपर्दन होगा जिस मिट्टी का, उसी वहीं पे जो वो मिट्टी जहाँ पे जमेगी उस मिट्टी को ही लेटराइट मिट्टी हम लोग बोलते हैं। इसका रंग कैसा होता है, मतलब इसका निर्माण तो बता दिए कि निर्माण कैसे होता है। इसमें लोहे के मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है पोषक तत्व? तो लोहा पाया जाता, लोहा ऑक्साइड पाया जाता है। लोहा का इसमें ज्यादा मात्रा पाया जाता है लेटराइट मिट्टी में। और पोषक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो पोषक तत्व लौह ऑक्साइड तो पाया ही जाता है, प्लस में पोटास एवं कैल्शियम भी पाया जाता है। इसमें पोटास एवं कैल्शियम भी पाया जाता है। तो इसमें और जलोढ़ मिट्टी में क्या, जलोढ़ मिट्टी हम आप लोगों को कल भी बताए थे, और आप भी आज भी बता रहे हैं कि ये कहाँ से मिलती है। जो मिट्टी न जो जो नदी ऊपर से जहाँ से स्टार्ट हो रही है, उद्गम स्थान से लेकर, और जो बारहमासी नदी है, वो जो बारहमासी नदी है या जो भी मतलब कि सीजनली नदी है, वो नदी भी जो बाढ़ के क्षेत्र में मतलब बाढ़ के टाइम में जो मिट्टी हर साल ले आके
कहीं अपने किनारों पर जमा जमा कर देती है, तो उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और एक जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, दो तरह का जलोढ़ मिट्टी होता है, एक खादर होता है और एक बांगर होता है। जलोढ़ मिट्टी दो तरह का होता है, एक खादर होता है और एक बांगर होता है। ये दो तरह का होता है। तो ये क्या होता है, ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है। ये यहाँ पे क्या होता है कि हर साल बाढ़ आएगा, जिस नदी में हर साल बाढ़ आएगा और उसके किनारे पर ये मिट्टी जो जमेगी, ये वो उसको खादर मिट्टी कहते हैं। और ये नई नई जलोढ़ मिट्टी होती है, नई जलोढ़। और इसको क्या हम लोग बोलेंगे, ये क्या होता है कि ये जो कि 10 बरस 15 बरस या 20 बरस पे जो बाढ़ आया और वहां तक मतलब कि बहुत पहले 10 या 15 बरस या 20 बरस पहले वहां पानी पहुंचा है। जिस क्षेत्र में मतलब बहुत ज्यादा बाढ़ आया, कि वो वैसा बाढ़ की जो 10 बरस 15 बरस या 20 बरस या 25 बरस के आसपास में देखा गया हो, तत्काल में न देखा गया हो। और वो मिट्टी जहाँ ऊपर के नदी के ऊपरी क्षेत्र में, जो ऊपरी क्षेत्र में किनारे के ऊपरी क्षेत्र में जो जम जम जाती है बाढ़ के कारण, उसको बांगर मिट्टी कहते हैं। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ये पुरानी। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, पोषक तत्व। इसमें पोटास और चूना चूना का मात्रा ज्यादा होता है। इसमें पोटास और चूना का मात्रा और या सिलिका की भी मात्रा ज्यादा होता है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इस कारण देखिएगा कि जिस क्षेत्र में बाढ़ क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र होता है, वहां जहां भी खेती होगी, तो वहां पे नाइट्रोजन के कमी के कारण यूरिया खाद डाला जाता है। वहां उस जगह पे पौधों में ज्यादा यूरिया खाद वहां पे डाला जाता है। बाकी और सब पोषक तत्व अच्छी तरह इसमें मिल जाता है। ये भी दो तरह की होती है, ये बताया आप लोगों को। और रेगुर मिट्टी क्या होता है, रेगुर मिट्टी के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं कि रेगुर मिट्टी क्या होता है। रेगुर या काली या कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी हो या काली, इसको काली मिट्टी भी बोलते हैं या कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। ये ज्वालामुखी चट्टान, जो ज्वालामुखी चट्टान होता है, उसके अपक्षय से बनती है। मान लीजिए कि एक ज्वालामुखी चट्टान है, जो कि कहीं ज्वालामुखी फटा और फटने के बाद वो पहाड़ बन गया, और पहाड़ या चट्टान वहां पे ऊपरी चट्टान है, जो कि उस क्षेत्र में होता है। तो वो क्या होता है कि उसके अपर्दन होगा कुछ दिन बाद, अभी तो नहीं, लेकिन जिस दिन से वो पहाड़ हो जाए, जिस दिन पहाड़ वो बन जाएगा, उस दिन से उसका कुछ धीरे धीरे अपर्दन होगा उस चट्टान का। और वो चट्टान जिसे जिसे अपर्दन होगा और नीचे जाके मिट्टी जमेगी वहां पे, तो उस मिट्टी को क्या बोलते हैं, काली मिट्टी बोलते हैं या रेगुर मिट्टी बोलते हैं, या उसको कपासी मिट्टी बोलते हैं। इस क्षेत्र में कपासी मिट्टी में ज्यादातर खेती होती है, कपास की खेती इसकी ज्यादातर होती है रेगुर या काली मिट्टी में। इसमें गेहूं की खेती भी अच्छा होता है, धान की भी खेती अच्छा होता है, लेकिन ज्यादातर कपास के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। धान की खेती बहुत कम होता है इसमें लेकिन। और लेटराइट मिट्टी के बारे में हम आप लोग को बता दिए। लाल मिट्टी के बारे में भी, लाल या पीली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ पाया जाता है लाल या पीली मिट्टी। लाल या पीली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ पाया जाता है। ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो जहाँ कम वर्षा होगा, कहाँ पे, जितना कि 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास जहाँ वर्षा वर्षा होगा, वहाँ उस क्षेत्र में लाल मिट्टी और पीली मिट्टी पाई जाती है। और इसमें फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, तो फेरिक ऑक्साइड होता है, उसके कारण ये लाल दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम लोगों को। भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं। आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिएगा, हम थोड़ा सा आ रहे हैं 1 मिनट। पानी। तो
सुंदरबन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन और क्षेत्र ज्वारीय और पर्वतीय वन। तो ये मान सुंदरबन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो हमारा ज्वारीय क्षेत्र में ये पाया जाता है। सुंदरबन कहाँ पाया जाता है? तो ज्वारीय क्षेत्र में ये पाया जाता है। ये ज्वारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो जो नदी नदी के तट पे जो नदी अंतिम में जहाँ पानी अपना समुद्र में गिराती है, और वहां पे ज्वार, कभी कभी वहां पे दोनों मतलब कि मीठा पानी और खारा पानी, समुद्र का खारा पानी और नदी का मीठा पानी जहाँ सम्मिलित होते हैं, मिलते हैं, उसी क्षेत्र में ज्यादातर ज्वारीय वन पाया जाता है। ज्वारीय वन कहाँ पाया जाता है? तो खारा पानी और मीठा पानी के संगम पे पाया जाता है। ठीक है। और उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, इसको देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय इस क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है। तो मैग्रोव वन में क्या क्या पाया जाता है? तो एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। इसमें यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। और क्या, और कौन सा पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष के बाद नारियल का वृक्ष पाया जाता है। और कौन सा पाया जाता है इसमें? मैग्रोव वन भी पाया जाता है। मैग्रोव नारियल का पेड़ भी पाया जाता है। तो ये तीन तरह का इस क्षेत्र में हमारा वन मतलब कि इस क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, या ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये ज्वारीय प्रदेश में, ज्वारीय वन मतलब ज्वारीय वनस्पति प्रदेश में ये तीन तरह के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ये कहाँ पाया जाता है हम लोगों को? तो ये उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। तो उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो विषुवत रेखा के आसपास में पाया जाता है, या 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ के बीच में हमारा पाया जाता है। यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ज्यादा मतलब कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। तो भारत में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में पश्चिमी घाट पे पाया जाता है। कम से कम इसके लिए वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। 200 सेंटीमीटर तक वर्षा इसको चाहिए। उसी क्षेत्र में हमारा वन ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। और ये वन मतलब अपने पौध मतलब ये पत्ते बहुत कम गिराते हैं। साल में एक बार भी पत्ते मतलब कि बहुत कम गिराते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन कहाँ पाया जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन कहाँ पाया जाता है? ये मौसमी वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? तो ये मौसमी वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ की एक मौसम के अनुसार वर्षा होती है। जैसे कि भारत में मानसूनी वर्षा होती है। तो एक पश्चिमी तट छोड़ दीजिए, तो अधिकांश क्षेत्र में मानसूनी वर्षा ही पाया जाता है। जैसे कि आता है बारिश बारिश कब आता है? 5 जून को आसपास है हमारे भारत में, केरल के तट पे भारत में ये मानसून प्रवेश कर जाता है हमारे भारत में। तो वैसे जहाँ जहाँ एक टाइम लिमिट में जहाँ बारिश वर्षा होती है, वहीं पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन कहाँ पाया जाता है? तो जहाँ जहाँ एक एक टाइम में, एक लिमिट समय में वर्षा होती है, वहीं पे मानसूनी वन पाया जाता है। और ये मानसूनी वन ये शुष्क मौसम में, जिससे कि शुष्क मौसम के स्टार्ट होगा अप्रैल या मई में, भारत को लेकर चल रहे हैं। तो अप्रैल या मई में हम लोग लेकर चलेंगे। तो क्या यहाँ पे कब मई अप्रैल मई में यहाँ के जो भी पेड़ पौधे होंगे, ये सागवान हो गया, शीशम हो गया, शीशो हो गया, या आम का वृक्ष हो गया, तो देखिएगा कि उस टाइम ये पत्ता मतलब आम का पेड़ तो उस टाइम पत्ता ने उससे पहले ही गिरा देता है कुछ। लेकिन शीशम हो गया, शीशो हो गया, सागवान हो गया, सागवान का पेड़ देखिएगा या शीशो का पेड़ देखिएगा, तो ये चीजें ये पेड़ अपने मार्च अप्रैल में ये अपने पत्ते गिराने लगते हैं। क्यों गिराते हैं? इसलिए कि उनको पानी की अधिक जरूरत, जितना पानी की जरूरत होती है उससे ज्यादा
पत्ती के अनुसार वो वाष्पित हो जाता है पानी। इस कारण अपने पानी को बचाने के लिए क्या करते हैं ये पौधे कि अपने पत्ती को गिरा देते हैं। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन के बारे में हम लोग जाने, एक पर्वतीय वन होता है। तो पर्वतीय वन वो होता है कि ये विभिन्न मतलब कि विभिन्न ऊंचाइयों पर पाया जाता है, जैसे कि हिमालय की पहाड़ी हो गया, तो हिमालय की पहाड़ी पे ये मतलब कि पर्वतीय वन पाया जाता है। और जहाँ ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी कम हो, मतलब कि ऊंचाई तो होगा ही, और वहां पे जहाँ की तापमान भी कम हो, यहाँ बर्फबारी हो, उस क्षेत्र में पर्वतीय वन पाया जाता है। ठीक है, तो ये चारों के बारे में हम लोग पढ़े, चारों ऑप्शन के बारे में पढ़े। आप लोगों को बोले थे कि जो भी हम क्वेश्चन लाएंगे उसके चारों ऑप्शन के बारे में आप लोगों को डिटेल में समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में 80% वन अधिक वन क्षेत्र है? 80% से अधिक वन क्षेत्र है, मतलब ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है हमारा, कौन सा ऐसा राज्य है कि अधिक वहां पे सबसे अधिक, मतलब भारत के जितना भी राज्य है 28 गो राज्य है, तो 28 राज्य में किस राज्य में सबसे ज्यादा अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो ये हमारा मिजोरम हो गया, मिजोरम हो गया। उसके बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। और सेकंड नंबर पे क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। और तीसरा थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा? तीसरा नंबर पे आ जाएगा मेघालय। मेघालय तीसरा नंबर पे मेघालय आ जाएगा। ये चौथा नंबर पे आ जाएगा नागालैंड। तो इसके अनुसार हमारा मिजोरम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। मेघालय में कितना प्रतिशत है? तो ये मेघालय में हमारा 76% है। मेघालय में कितना है? तो 76% है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? तो 79% है। इसमें कितना है? तो 76% प्रतिशत वन है, पाया जाता है, पाया जा रहा है। आज के भी डेट में इसमें, आज के भी डेट में सबसे ज्यादा मिजोरम में वन पाए जा रहे हैं। और क्षेत्रफल के अनुसार लेंगे तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन किस किस राज्य में है? क्षेत्रफल के अनुसार हम लेते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार, अनुसार किस राज्य, कौन सा राज्य है वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो क्षेत्रफल के अनुसार हम लोग लेंगे तो हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो जाएगा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कहाँ वन पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ, कौन सा देश है, कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। लेकिन यहीं पे दे देगा आप लोगों को कि ये मतलब कि ये भी दे देगा कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, भारत के राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेश में कौन से, मतलब किस क्षेत्र में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश लिख देते हैं यहाँ पे। ये बोल रहा है घनत्व के अनुसार, देखिएगा घनत्व के अनुसार, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितना है हमारा? तो लक्षद्वीप में आप लोगों को, लक्षद्वीप में कितना पड़ जाएगा? तो हमारा लक्षद्वीप में करीब 91%, 91% यहाँ पे वन पाया जाता है। लक्षद्वीप में कितना पाया जाता है? तो 91% हमारा वन पाया जाता है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में कितना? तो 91% वन पाया जाता है। सर्वाधिक घनत्व यहाँ पे है, ये घनत्व के अनुसार दिया है, न कि क्षेत्रफल के अनुसार दिया है। ये घनत्व के अनुसार दिया है।
ये घनत्व के अनुसार दिया है, और क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश है। और ये भी घनत्व के अनुसार हम बोले हैं, ये भी घनत्व के अनुसार हम बोले हैं, न कि क्षेत्रफल के अनुसार बोले हैं। तो ये आप लोगों को वन के बारे में कुछ बताया कि वन के किस राज्य में कितना प्रतिशत वन पाया जाता है। और यहाँ पे और एक चीज देख लेते हैं कि सबसे कम वन क्षेत्र वाले, मतलब कम घनत्व वाले राज्य कौन कौन सा है। तो सबसे कम घनत्व वाले, कम घनत्व वन वाले, सबसे प्रथम स्थान पे हरियाणा आ जाएगा। कहाँ कितना है यहाँ पे, 3% प्लस है, 3% के आसपास है यहाँ पे हरियाणा में। और दूसरा नंबर पे पंजाब आ जाएगा आप लोगों को। दूसरा नंबर पे कौन सा आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा। इसको मान लीजिए कि 3% मत लिखिए, 3.5 लिखिए यहाँ पे, 3.5%। यहाँ पे मतलब वहाँ का जो क्षेत्रफल है हरियाणा का, उसका मात्र 3.5% वन है यहाँ पे। और दूसरा नंबर पे कौन सा है, पंजाब है। यहाँ पे कितना है, तो 4% के आसपास है। तीसरा पे कौन कौन सा है, तो राजस्थान है। सोचिए कि राजस्थान में मरुस्थल है, उसके बावजूद भी इन लोगों से ज्यादा, मतलब कि ये रख रहा है, कितना रख रहा है, तो 5% के आसपास ये राजस्थान रख रहा है। जबकि हरियाणा में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का कारण क्या है, हरियाणा में सोचिए कि सबसे ज्यादा कंपनी है, वहां पे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन पॉल्यूशन भी होता है आज के डेट में। तो उस क्षेत्र में सोचिए कि ए, वहाँ की सरकार को तो वन की तो बहुत ज्यादा, मतलब अधिकांश वन लगाना, वन पेड़ पौधे लगाना चाहिए। बट अभी भी आज के डेट में हरियाणा में ये स्थिति है। तो वहाँ उसके अनुसार अब देख लीजिए कि क्या करना है हरियाणा सरकार को। पंजाब में भी, पंजाब में तो पराली उराली बहुत जलाता है। तो कोई अब पराली का तो बात अलग है, लेकिन वहाँ पे भी वन की स्थिति बहुत खराब है पंजाब में। और राजस्थान में भी बहुत खराब है। तो इसके अनुसार वहाँ की सरकार को कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि फ्लाइंग स्कोर, अच्छा फ्लाइंग स्कोर निम्नलिखित में किस जीवमंडल रिजर्व में पाई जाती है। फ्लाइंग स्कोर केरल है, इस केरल है। तो ये होता है उड़न, उड़न गिलहरी होती है एक, ये उड़न गिलहरी होती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है, उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है हमारा, तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है। ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है। और इन लोग ये क्या करती है कि यदि एक एक डाल से दूसरे डाल पे जब जाना होता है इन लोगों को, ये गिलहरी को, तो क्या करती है कि ये यहाँ से छलांग लगाएगी और चारों पैर आगे के 2 पैर और नीचे के 2 पैर दोनों एकदम फैला देगी। और जो बीच में इन लोगों का पतला चदरा चदरा टाइप पे चमड़ा होता है, वो फैल जाता है पैराशूट लेखा। और उसके उसके कारण वो थोड़ा सा अधिक छलांग और दूरी तक लगाती है। ये गिलहरी ये गिलहरी छलांग लगाती है अधिक अधिक दूरी तक है। तो इसमें पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश है, वहां पे ये पाई जाती है। एक कमेंट आया है, कमेंट लिख रहे हैं ऋतुराज, उनका नाम है। अब लड़की है कि लड़का है हम बता नहीं सकते हैं, ऋतु नाम से लड़की भी है और लड़का भी होता है। अब इसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं कि ऋतु लड़की है या लड़का है। अपना देख लीजिएगा, और कुछ बोल रहे हैं बोलिए तो सुना दूंगा, नहीं तो फिर सुना ही देता हूँ आप लोगों को। उनके जवाब से तो लग रहा है कि लड़का ही होंगे, लेकिन बट अपना नाम चेंज कर लीजिए। ऋतु लड़की का ज्यादा नाम होता है, इसलिए कि वर्षा ऋतु होती है, और ग्रीष्म ऋतु होती है, और शरद ऋतु होती है। तो होती का मतलब यही है कि ये फीमेल का इसमें आ रहा है। आप अपना नाम भाई साहब चेंज कर लीजिए, या लड़की होगी तो ठीक है, लड़का होगे तो भी भाई चेंज कर लो अपना नाम। क्या लिख रहे हैं,
थोड़ा इसको पढ़ देते हैं। मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत कहना। मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत कहना। मजाक को मोहब्बत बनने में देरी नहीं लगती, मजाक को मोहब्बत बनने में देरी नहीं लगती। सुनो ये मजाक दोबारा मत करना। अरे मेरे भाई, क्या बताऊं। देखो, एक अपना तो सुना दिए, मैं एक अपने तरफ से भी बता रहा हूँ कि भगवान ऐसा चीज, ऊपर वाला ऐसा चीज है कि यदि देखो, ऊपर वाला पे तो सब लोग विश्वास करता है, लेकिन हम थोड़ा सा मतलब कि हम भी विश्वास करते हैं लेकिन थोड़ा सा कम करते हैं। अपने कर्म पे ही ज्यादा विश्वास करते हैं। ऊपर वाला तो है ही, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन कर्म भी बहुत जरूरी चीज है। जैसा कर्म करेंगे वैसा पाएंगे। लेकिन बट एक ये चीज देखना कि भगवान सबकी किस्मत लिखता, यदि भगवान सबकी किस्मत सही में सही सबकी किस्मत लिखता, तो क्या लड़कियों की मतलब कि क्या ये बलात्कार भी लड़कियों के किस्मत में लिखता है क्या? इतना भी मतलब कि भगवान निर्दयी हो गया है। तो ऐसा है कि भगवान के ऊपर किस्मत ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कि लड़की के किस्मत में वो भी सोचता है कि जिसकी किस्मत लिखूं कि सही लिखूं। यो लड़कियों की किस्मत में बलात्कार तो कभी लिखेगा नहीं। तो मेरे भाई साहब, कोशिश करना कि इस चीज़ से दूर ही रहना, और धर्म के ठेकेदार से भी दूर रहना। जो भी बता रहे हैं आज के डेट में, वो हिंदू मुस्लिम करके लड़ा देंगे, और जहां बात करोगे तो तुम्हें देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा। जैसे सोनम वांगचुक को देख चुके हो कि एक वैज्ञानिक थे, वो आज के डेट में कितना बड़ा वैज्ञानिक थे, बहुत कुछ मतलब कि दिए। वो हमारे सेना के लिए एक सोलर हीटर दिए थे, जो कि वहाँ पे ठंडी के मौसम में पहाड़ों पे एक मकान घर जैसा बना दिए थे, एक सोलर हीटर से, सोलर से। तो वहाँ के लिए वो बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। लेकिन उनको क्या किया जा रहा है कि आज के डेट में क्या किया जा रहा है कि जो वैज्ञानिक है हमारे देश में, उनको जेल में डालो, और जो बलात्कारी हैं उसको बाहर निकालो। जैसे कि राम रहीम पेरोल पे छूटने वाले हैं। तो अब देख रहे हैं कि क्या स्थिति है हमारे देश की। तो भाई साहब, आगे चल के जो कुछ भी करना है अपना देख लेना। बाबा बनना है तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा है बाबा बनने में ही। बनना है तो नौकरी मिली तो ठीक, नहीं तो फिर बाबा बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है उसका। उन लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। एक जगह कहीं जमीन जहाँ है, वहां पे 1 लाख का सेटअप बैठाना और प्रवचन स्टार्ट कर देना, कुछ भी बोलो भगवान के ऊपर में, हरे राम हरे कृष्ण गाते रहो। वहां पे क्या होता है कि वहां पे सुनने वाले बहुत आएंगे, और चरण पखारने वाले भी बहुत आएंगे तुम्हारे पास। तो ये कोशिश करना कि भाई झूठ साज से, तो हम तो बोले हैं कि झूठ साज से दूर ही रहना इन लोगों से। ये कोई ये नहीं है। भगवान यदि होते तो सबसे भगवान का पूजा करने से हम लोगों का, भगवान का पूजा करने से यदि भगवान खुश होते तो सबसे ज्यादा आईएएस किसके घर में होते? पुजारियों के घर में होते। और जो भी पूजा कर रहा है, जो भी चौबीसों घंटा पूजा में भगवान के लीन में है, उन लोगों के लड़का बच्चे बच्ची चाहे वो होते। या एक पुजारी का कमेंट आया था, मतलब पुजारी नहीं थे, वो कथावाचक थे, कि कथावाचक बता रहे थे कि वो यदि एक जज थे, जज क्या बोले कि जज अपना जजमेंट छोड़ के और ये आ गए प्रवचन में, मतलब कि वो भी कथा कहानी साधु बन गए। तो हम बोल रहे हैं उनसे कि साधु बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए मेरे भाई, ठीक ना? और जज बनने के लिए तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए, तुम्हारी औकात होनी चाहिए कि हाँ, किसी के फैसले के लिए हम कितना फैसला सटीक कर रहे हैं, किसको कितना सुन रहे हैं। जज बनने के लिए पहली बात तो दोनों पक्ष का इतना मजबूती से सुना जाए कि निर्दोष का कभी सजा ना हो, और दोषी का भी छूटे नहीं। ये चीज होता है। और एक जगह देखिए, हम बता रहे हैं कि मेरी माता जी ये पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती हैं। माता जी मेरी बहुत पूजा पाठ में विश्वास करती हैं। तो हम एक बार उनके एक महात्मा जो कुछ भी है पंडित जी के पास ले गए। वो भी हाथ उठ की क्या क्या देखते रहते हैं, मेरे लिए ही ले गई थी। तो हम बोले कि माता जी, हमको तो विश्वास नहीं है कि जो भी बोल रहे हैं सारा चीज झूठी बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, हमको कुछ नहीं विश्वास है, हमको पता नहीं चल रहा है। अब आपको विश्वास है तो ठीक कीजिए। तो वो एक बार पूछ दी कि अच्छा बाबा बताइए कि यदि मरने के बाद 10 दिन 10वां होता है, और 10वां के बाद क्या होता है कि 11वां और 12वां 13वीं होती है, और खान पीन के बाद
मतलब कि वो बोला जाता है कि 10वां के बाद वो किसी चीज में जन्म ले चुके हैं, 10वां या 13वीं के बाद वो कहीं जन्म ले चुके हैं, या कहीं उनकी शरीर में उनकी आत्मा को किसी के शरीर में परिवर्तित हो चुका है। तो फिर बोले कि तो फिर ये हम लोग गया में जाते हैं पिंडदान करने, अगस्त सितंबर के आसपास जो पितृपक्ष में, तो वो किस लिए जाते हैं, वो किसको पानी दिया जाता है? ये एक सवाल पूछी माताजी हमारी पंडित जी से, उनको जवाब सही में नहीं मिला। वो बोले कि क्या बोले, वो ऐसा जवाब दिए ना, हम क्या बताएं आप लोगों को, जवाब मैं सुना नहीं सकता हूँ। तो ऐसे-ऐसे लोगों से हम तो बोले हैं कि दूर ही रहिए। मान लीजिए सही बात बोली है ना माताजी, चाहे कोई भी पूछे कि आखिर में 10वां या 10वीं हो जाता है मरने के बाद किसी का, तो पुनर्जन्म में वापस चला जाता है, तो फिर पितृपक्ष में पानी किसको दिया जाए? पितृपक्ष में किसको पानी दिया जाए यार? पता ही नहीं चल रहा है। तो वो चीज़ें सोचना चाहिए किसी को कि ये चीज़ झूठा है या सच्चा है। मरने के बाद कौन जान रहा है कि हाँ, उसकी आत्मा गई, नहीं गई, क्या हुआ है, क्या नहीं। एक मशीन था, बंद हो गया यार, खत्म हो गई कहानी। इसमें कौन-सी बड़ी बात है। हमारे पास औकात नहीं है कि उस मशीन को फिर दोबारा ठीक कर सकते हैं। हमारे पास जिसकी औकात होती है, जैसे कि टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, जो हम बनाए हैं, उसकी औकात है कि इसमें से कहीं न कहीं दूसरा सामान डाल के इसको ठीक कर सकते हैं, इसकी धड़कन तेज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेटराइट मृदा की निम्नलिखित में कौन-सी विशेषता सही है? लेटराइट मृदा में कौन-सी विशेषता सही है? तो इसको देखते हैं। तो लेटराइट मृदा में कौन-सी विशेषता किस चीज़ की विशेषता पाई जाती है? तो ये देखते हैं हम लोग। लेटराइट मृदा में कौन-सी विशेषता पाई जाती है? तो लेटराइट मृदा में हम लोगों को पिछले क्वेश्चन में ही बताए थे कि इसमें लौह तत्व या आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है लेटराइट मृदा में। पिछले क्वेश्चन में ही बताए हैं कि इसमें क्या पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, लौह ऑक्साइड पाया जाता है या आयरन पाया जाता है। तो इसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, इसे लौह ऑक्साइड के कारण ही मृदा ये लौह ऑक्साइड इसमें पाया जाता है या आयरन पाया जाता है। कार्बनिक की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है? तो काली मिट्टी में ये प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसमें किसमें पाई जाती है? काली मिट्टी में ये प्रचुर मात्रा पाई जाती है। उच्च क्षेत्रफल में कम अम्लीय होता है, ये नहीं होता है। एल्युमिनियम भी काली मिट्टी में ही अपर्याप्तता है। नहीं, ये छोड़ दीजिए। मतलब कि कार्बनिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? तो काली मिट्टी में पाया जाता है। और आयरन से भरपूर कहाँ किस मिट्टी में? तो लैटेराइट मिट्टी है, इसको पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सुंदरबन की प्रसिद्ध डेल्टा में पाया जाने वाला मैंग्रोव वन बोल देंगे या सुंदरी वन बोल देंगे? सुंदरी वन भी बोल देंगे इसको। तो ये चीज़ वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय वन नहीं पाया जाता है, मैंग्रोव वन पाया जाता है इसमें। तो इसमें क्या है कि ये मैंग्रोव वन पाया जाता है इसमें, या सुंदरी वन, इसको सुंदरी वृक्ष भी या सुंदरी वन भी पाया जाता है। वैसे वन, मैंग्रोव वन किसको बोलते हैं? वैसे वन जहाँ की ताज़ा पानी और खारा पानी दोनों को सम्मिलित रूप से सम्मिलित हो, और वहीं पे ये मैंग्रोव वन पाया जाता है। यह तटीय क्षेत्र होता है, और जहाँ नदी अपना पानी, मीठा पानी जिसे समुद्र में गिरा रही है, तो वहाँ पे क्या होता है कि और समुद्र का पानी वहाँ पे मिल रहा है, तो उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन या सुंदरी वन पाया जाता है। सुंदरी वन के जो भी लकड़ी है या पेड़ है, वो कठोर होते हैं, और वहाँ से जो भी पेड़ होते हैं, उसको नाव के भी रूप में इस्तेमाल किया जाता है उस पेड़ का। तो ये मैंग्रोव वन के बारे में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हम लोग बताए हैं कि कहाँ पाया जाता है। तो ये उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है उस सदाबहार वन। ये कहाँ पाया जाता है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक पाया जाता है। ये नहीं विषुवत रेखा के आसपास में पाया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। शुष्क वन कहाँ, शुष्क वन या पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है? वहाँ पे पाया जाता है जहाँ की उष्णकटिबंधीय वन, मतलब उष्णकटिबंधीय वन भी बोलते हैं। तो वो पिछले मैं क्वेश्चन में ही बताया था, ये वहाँ पाया जाता है जहाँ की उच्च तापमान तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्र में, और तापमान अधिक होता है, और अधिक अधिक नहीं, मौसमी क्षेत्र में पाया जाता है।
और जहाँ की वर्षा कम से कम 70 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में होता है, वहाँ पे ये शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। और ये अपने पत्ते को अप्रैल या फरवरी से अप्रैल के बीच में एक बार अपने साल में एक बार अपने पत्ते को गिरा देते हैं पानी को बचाव के लिए, ताकि वहाँ पे पानी अपने आप के अंदर रख सके और सूखे नहीं। ये हो गया आप लोगों को सूक्ष्म पर्णपाती वन। और अब क्या बोल रहा है इसमें, तो इसमें जैसे कि साल और सागवान बताए हैं और शीशो बताए हैं आप लोगों को। अल्पाइन वन क्या होता है? अल्पाइन वन वो पहाड़ी, मतलब ये पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं अल्पाइन वन, जहाँ तापमान कम हो और ताप पहाड़ी वन भी बोल सकते हैं या अल्पाइन वन भी बोल सकते हैं इसको, अल्पाइन वन या पहाड़ी वन। तो ये वन क्या होता है कि ये पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ की तापमान कम हो और बर्फबारी, जहाँ पे बर्फबारी भी होता है वहाँ पे ये वन पाया जाता है, हमारा पहाड़ी वन। तो ये पहाड़ी वन के बारे में बताया, शुष्क पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन और उष्णकटिबंधीय वन। अब आज के बाद ये चारों ऑप्शन में जो भी क्वेश्चन आगे आएगा हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होगा उसमें बताएंगे आप लोगों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। लाल मिट्टी का रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? लाल मतलब लाल मिट्टी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? लाल मिट्टी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो ये फेरिक ऑक्साइड होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, एल्युमिनियम नहीं होता है, फास्फोरस भी नहीं होता है, लेकिन ये फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका लाल क्या होता है? रंग लाल होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट में इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट ये काली मिट्टी में पाई जाती है, काली मिट्टी में पाई जाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड भी इसी में पाया जाता है। और फास्फोरस किस में मिट्टी में पाया जाता है? तो ये जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। फास्फोरस जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? निम्नलिखित में किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं या कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, या इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं। जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी इसको रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी या इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं। इसमें जल मतलब कि जल जो होता है तीव्र धारण करने की क्षमता होती है इसमें। और इसको भीगने के कारण ये जब भीगता है, जब जल इसमें जाता है तो ये चिपचिपा हो जाती है और महीन होती है। तथा सूखने के बाद क्या होता है इसमें कि दरार पड़ने लगती है। किसमें? इसमें सूखने के बाद दरार पड़ने लगती है। तो इस कारण मतलब कि इसलिए कि जो भी पानी अंदर अंदर गया है वो वाष्प बन के, जब तापमान अधिक होगा तो वाष्प बन के उड़ेगा, तो कोई तो कोई इतना महीन होता है कि जल्दी अंदर से ये पानी वाष्प वाष्प बनता तो है, लेकिन बट वह बाहर नहीं आ पाता है। तो वो कहीं ना कहीं उसको दरार या कहीं पानी बाहर आने के लिए वो तो रास्ता ढूंढेगा, तो वो अपना मिट्टी को फाड़ के बाहर निकल जाता है पानी, और फिर मिट्टी सूख जाता है। तो इसको, और ये चिकनी भी होती है और ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी होती है। ये इसमें पानी धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। और इसमें क्या होता है कि भीगने के बाद ये चिपचिपा हो जाता है ये मिट्टी, इसलिए इसे मतलब कि इ- ये काली मिट्टी के बारे में हम आप लोगों को बताएं। अब क्या है इसमें पर्वत मृदा, आप लोगों को पीछे पर्वत मृदा बताए हैं कि कहाँ पाया जाता है। तो जहाँ तापमान कम हो और बर्फबारी ज्यादा हो और पहाड़ के ऊपरी क्षेत्र में ये पर्वत मृदा ये मिल पर्वत मृदा वही क्षेत्र उसी क्षेत्र में मिलेगा। क्या बोलते हैं, मतलब पहाड़ी क्षेत्र के आसपास ही मिलेगा, जो कि चट्टान से जो चट्टान से पर्वत के चट्टान से चट्टान का अपरदन के कारण वहाँ पे जो मिट्टी बनती है वो
वहाँ पे पर्वतीय मृदा बोलते हैं। डिजर्ट मृदा मृदा कहाँ होता है, जहाँ की शुष्क मौसम हो और बारिश के ना के बराबर वहाँ पे हो, और वहाँ बालू की मात्रा ज्यादा हो, सिलिका की मात्रा ज्यादा हो, तो उस क्षेत्र में जो डिजर्ट मृदा या मरुस्थलीय मृदा उसको बोलेंगे। तो ये आप लोगों को ये चारों ऑप्शन समझाए। डिजर्ट मृदा मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, बालू महीन पाया जाता है यहाँ पे। पर्वतीय मृदा के बारे में आप लोगों को बताया कि जो पहाड़ी पहाड़ी मतलब कि ढलानों पर ये पहाड़ी ढलानों पर पाई जाती है। बताए हैं कि जैसे कि क्या होता है कि ये पहाड़ तो है ही, जहाँ पहाड़ का निर्माण हुआ है, और कुछ दिन बाद उसका अपक्षय भी होगा, अपक्षय होगा, चट्टान का अपक्षय होगा, तो वहां से जो भी ये धीरे धीरे अपक्षय होकर मिट्टी नीचे आएगी, तो उसके आसपास में ये पहाड़ पर्वतीय मृदा हमारा मिलता है। या और इसमें क्या होता है कि अक्षय के और जंगल के गिरे पत्ते जो होते हैं, जंगल से गिरे जैविक पदार्थ होते हैं जंगल में, उसके कारण भी उसके जमाव से बनती, मतलब कि वो जमाव से सड़न गलन से भी पहाड़ी मृदा बनती है। मान लीजिए कि पहाड़ है, तो वहां पे आसपास में मान लो कि पहाड़ से जो भी मिट्टी अपरदन के कारण नीचे आई है, और उसके आसपास में तो जंगल होगा ही, और जंगल से क्या होता है कि उसके पत्ते गिरते हैं या जैविक पदार्थ है या सड़ गड़ के पेड़ भी वहां पे सड़ गल जाते हैं, तो वो भी मृदा जो होती है उसको भी पहाड़ी मृदा के रूप में मान्यता मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक मैंग्रोव वन का मुख्य क्षेत्र नहीं है। तो मैंग्रोव वन का सुंदर वन है ही। महा महानदी डेल्टा है। महानदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जहाँ जो भी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी नदी, वो पक्का है कि एक डेल्टा का निर्माण करेगी। और खंभात की खाड़ी जो है, वो खंभात की खाड़ी भी जो है पश्चिमी ढलान पे गुजरात में, वो भी एक मतलब कि ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। बट ये क्या है कि पश्चिमी तट जो है, जो ताप्ती नदी के किनारे से लेके मुहाना से लेके और कन्याकुमारी तक है, वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे जो भी पहाड़ी है, घाट है, वो तीव्र ढलान के कारण वहाँ पे नदी, मतलब कि वहाँ पे नदी एकाएक समुद्र में गिर जाती है, और वहाँ पे गाद नहीं बटोर पाती है। और जो भी नदी गिरती है, जैसे कि ऊपर से गाद लेकर आई या कोई पदार्थ लेकर आया या कचरा लेकर आया अपना नदी, और वहां पे समुद्र में गिरा, और जहां समुद्र में मिलती है उस क्षेत्र में सोचिए कि उस क्षेत्र में जैसे कि ये नदी आई, ये नदी आई और यहाँ समुद्र है, ये समुद्र है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ गाद, यहाँ पे कुछ गाद गिरेगा, वहां पे कुछ गाद जमा होगा आसपास के क्षेत्र में ये, और ये कचरा जमा होगा। तो कचरा जमा होने के कारण जो भी, मतलब कि ये कचरा ये क्या करेगा कि यहाँ पे सड़ेगा, गलेगा, और सड़े गले के कारण यहाँ पे पोषक तत्व बहुत ज्यादा बनाएगा, और वहाँ पे अच्छी पौधे या वन या पेड़ पौधे वहाँ पे अच्छी तरह से खिलेंगे। तो इस कारण से यहाँ पे मतलब कि ये डेल्टाई क्षेत्र में है। लेकिन बट क्या होता है कि जब नदी क्या होती है कि एक तरफ से आ रही है और एकाएक समुद्र में गिर जा रही है, तो ये समुद्र में गिरने के कारण यहाँ पे गाद नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऊपर से गिर रही है ना, नीचे से नहीं, मतलब समतल सीधी रेखा में नहीं जा रही है, ये सीधी रेखा में यहाँ के मिल रही है, लेकिन ये डायरेक्ट ऊपर से नीचे गिर रही है। यहाँ पे गाद का निर्माण नहीं होगा, और कोई भी यहाँ पे पदार्थ है जो कि कचरा होगा, कचरा यहाँ पे नहीं जमेगा आसपास के क्षेत्र में। ये समुद्र ज्वार के अथी से या ज्वार आएगा, चाहे ये लाफ के जो आता है वहां से इसको बहा कर लेकर चला जाता है, तो इस कारण से यहाँ पे गाद नहीं जमा होता है, और इस कारण से इसको डेल्टाई क्षेत्र नहीं बोलेंगे। तो डेल्टाई क्षेत्र आप लोगों को बताया कि कैसा होता है और कहाँ पाया जाता है। खंभात की खाड़ी जो है, ये खंभात की खाड़ी खड़ा ढलान पे नहीं है, लेकिन ये कहाँ से है खड़ा ढलान, तो ये खड़ा ढलान कहाँ से है, तो आप लोगों को पड़ जाएगा ये ताप्ती नदी के मुहाना से लेके और ये पश्चिमी कन्याकुमारी तक ये पड़ जाएगा। तो ये तराई क्षेत्र क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। मुख्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र गंगा
गंगा के अंत मतलब कि जहाँ गंगा जो गंगा जो गंगा नदी है, गंगा के निचले भाग में ये तराई क्षेत्र हमारा पाया जाता है। वहाँ पे खेती मतलब कि खेती भी बहुत अच्छी तरह होती है। और खेती और जलोढ़ मिट्टी भी वहाँ पे आसपास में पाई जाती है, तराई क्षेत्र में दलदली मिट्टी भी पाई जाती है। तो इस कारण से वहाँ पे खेती सुंदरवन के बारे में सुंदरवन कहाँ पाया जाता है, महानदी डेल्टा कहाँ पाई जाती है, महानदी जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा से जाके उड़ीसा में गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और खंभात की खाड़ी जो है हमारा पश्चिम साइड में पड़ता है गुजरात में, तो वहाँ पे है। तो ये सब बनाता है डेल्टा। और तराई का क्षेत्र जो है ये डेल्टा नहीं बनाता है। ये एक तराई का क्षेत्र जो है एक मैदान टाइप के क्षेत्र है, लेकिन डेल्टा नहीं है। भारत में मृदा अपरदन की समस्या संबंधित अत्यधिक मतलब संबंधित है, मृदा अपरदन की समस्या संबंधित है, अत्यधिक मशीनीकरण वाली कृषि से नहीं है। ये शीतकालीन वर्षा से, वनों की अत्यधिक कटाई से, इससे है, अति अति पशुचारण से है। शीतकालीन वर्षा से तो है नहीं इसमें। और अत्यधिक मशीनीकरण से वाली कृषि से ये से भी नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर अधिक वनों की अत्यधिक कटाई से मृदा मृदा अपरदन मतलब मृदा की कटाई सबसे ज्यादा क्या होता है, तो अत्यधिक वन कटाई होगा और अत्यधिक पशुचारण होगा। तो दो और चार, तीन और चार इसका आंसर होगा। तीन और चार किसी में है, दो और चार है, एक दो तीन नहीं, ये नहीं है। ये तीन और चार मेरा आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? पौधों के उपज के लिए सबसे दोमट चिकनी मिट्टी नहीं होती है, बलुई मिट्टी नहीं होती है, दोमट मिट्टी जो होती है ये सबसे अच्छी होती है। दोमट मिट्टी कौन सी होती है? तो दोमट दोमट मिट्टी जो होता है, तो दोमट दोमट क्या बोलते हैं, दोमट 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 मिट्टी जो है ये मतलब पौधों की उपज के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। और इसमें देखते हैं थोड़ा सा पिछला क्वेश्चन में, कि पिछला क्वेश्चन में कुछ और चीज देख लेते हैं। तो मृदा अपरदन की समस्या मतलब देखिए ये क्या होता है कि मृदा संरक्षण केंद्र कहाँ पे है हमारा? तो देहरादून। एक यहाँ पे लिख दीजिए इसका। ये कहाँ पड़ जाता है? तो देहरादून में पड़ जाता है। मृदा एवं जल संरक्षण मतलब कि मृदा एवं जल संरक्षण भी बोलिए इसको। तो जल संरक्षण केंद्र यह संस्था कहाँ पे है? इसका मुख्यालय तो देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। दोमट मिट्टी सामान्यतः बल मतलब कि इसमें क्या पाया जाता है? बालू, गाद और मृतिका पाई जाती है। दोमट मिट्टी में बालू भी पाया जाता है और गाद भी पाया जाता है और मृतिका भी पाई जाती है। मृतिका मतलब कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ है पेड़ पौधों के लिए, मतलब कि गलने सड़ने गलने के बाद जो मिलता है, वो दोमट मिट्टी में ये सब चीज पाया जाता है। और तीनों की मात्रा मतलब बालू की और गाद की और मृतिका की, तीनों की मात्रा इसमें बराबर होती है, होना चाहिए। इसमें बालू प्लस गाद प्लस मृतिका। मृतिका ठीक है। कितना टाइम हो गया? और इसमें कुछ जानते हैं इसमें, तो मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एक देखिए, और एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि मिट्टी के अध्ययन जो होता है उसको क्या बोला जाता है? मिट्टी के अध्ययन को मिट्टी के
इसको पोडोलॉजी बोला जाता है, मिट्टी के अध्ययन को। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान कितना भागों में? तो 8 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सी मिट्टी है, ये हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी ये मिट्टी है। तो पहला क्या है? पहला जलोढ़ मिट्टी है। तीसरा क्या है? तीसरा काली मिट्टी है। काली मिट्टी है। चौथा क्या है? क्षारीय मिट्टी है। पांचवा क्या है? पांचवा कौन सी मिट्टी है? क्षारीय मिट्टी। पांचवा कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। छठा कौन सी है? पर्वतीय मिट्टी है। पर्वतीय मिट्टी है। सातवां कौन सी है? आठवां कौन सी है? पीट या दलदली मिट्टी। पीट या दल। अब ये मिट्टी किस क्षेत्र में कहाँ 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 पाई जाती है भारत में? ये आप लोगों को मैं 15 के बाद एक क्लास स्टार्ट करूंगा, जो कि वो क्लास थ्योरी क्लास होगी ज्योग्राफी की। तो उसमें मैं आप लोगों को सही सही से ये सारे चीज के बारे में, मतलब कि ब्रह्मांड से लेके और भारत के हर स्थिति के बारे में, एक राज्य के बारे में आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो वो चीज़ मैं 15 के बाद, जैसे कि यूपी पीसीएस का एग्जाम खत्म हो जाता है, तो और 2-3 दिन मैं ये क्लास लूंगा, तो कि ताकि मैं पूरा भारत का भूगोल खत्म कर सकूं। और उसके बाद मैं थ्योरी क्लास स्टार्ट करूंगा, तो उसमें मैं बहुत डिटेल से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कोशिश करूंगा जितना समझा सकूं। अब इतना तो समझाया, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एशिया में मैंग्रोव वनों का अच्छा, अधिकतर सांद्रता पाया जाता है। एशिया में अधिकतर मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? एशिया में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है, ये बताइए। तो ये एशिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो भारत में पाया जाता है, न कि ये और कहीं किस मलेशिया में, इंडोनेशिया में या फिलीपींस में नहीं पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। और भारत में करीब करीब एशिया का 40% 40% के आसपास ये मैंग्रोव वन पूरा एशिया का ये भारत में पाया जाता है। मैंग्रोव वन क्या होता है कि बताए हैं आप लोगों को कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधे, जो कि जहाँ की मिट्टी पानी और खारा पानी का मिलाप होता है, वहाँ पे मैंग्रोव वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो भारत का पहला बायो बायो रिजर्व कहाँ पे है? तो ये नीलगिरी पर्वत में पड़ता है। भारत का कहाँ पड़ता है? तो नीलगिरी पर्वत में पड़ता है। और ये इसका कब बनाया गया था पहला बायोस्फीयर राज्य? तो 1986 में इसको पहला बायो रिजर्व घोषित किया जाता है। नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व रिजर्व पार्क है, इसको 1986 में
1900 इसको 86 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? तो 1986 में इसको घोषित किया गया था। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व पार्क ये बनाया गया था। सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। सिमलीपाल कहाँ है? नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है ये उत्तराखंड उत्तराखंड में पड़ता है। ये उड़ीसा में पड़ता है, आप लोगों को उड़ीसा राज्य में। और ये सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है, पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सूची वन को सूची टू से सम्मिलित कीजिए। भारत में झूम कृषि का समानार्थी है और ये सूची टू में प्रदेश है। देखिए झूम कृषि क्या होता है आप लोगों को। झूम कृषि झूम कृषि क्या होता है? एक आदिम पद्धति की कृषि पद्धति होती है। मतलब ये एक कृषि की आदिम इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो किसान हैं, जो कि मतलब कि जो वहाँ पे होता है जहाँ की जनजाति कुछ पाई जाती है, जो जनजाति जहाँ जहाँ पाई जाती है, पुरानी जनजाति जो भारत की जनजाति है, तो वो जनजाति क्या करता है कि जंगल को काट कर जंगल को काट कर उस जंगल को जला देते हैं। और वहाँ जो राख बचता है, राख को खेतों में, मतलब कि वहाँ के जो साफ सफाई करके जो राख जो बचता है उसको खेतों में डालकर खेत में फिर वहाँ वो खेती करते हैं, जंगल को काट देते हैं। और क्या करते हैं ये लोग कि वहाँ पे जो राख बचता है, सफाई करके राख को जो वहाँ पे उस खेत में डाल देते हैं। और डालने के बाद क्या होता है कि वो खाद के रूप में ले लेती है वो राख, और उसी पे फिर खेती करते हैं। कितना दिन करेंगे? तो 4 से 5 साल या 6 साल करेंगे, या 7 साल, मतलब 3-4 साल वहाँ पे खेती करेंगे। ये आदिम कृषि मतलब कि ये झूम कृषि कृषि जो होता है कि जो वहाँ पे कृषि करेंगे, तो ये जंगल को काट कर 5 से 6 साल करेंगे या 4 साल करेंगे। 4 साल के बाद फिर दूसरे जंगल को काटेंगे और दूसरे जंगल को काट कर अब फिर ये इसी पद्धति से वहाँ पे भी खेती करेंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और ऐसे ही छोड़ेंगे तो फिर 4-5 साल में फिर ये जंगल बन जाएगा, या फिर वहाँ पे पेड़ पौधे जम जाएंगे। और वहाँ पे फिर ये दोबारा वहाँ वहाँ से यहाँ वापस आकर खेती करेंगे। ऐसे ही जगह बदलते रहते हैं और वहाँ पे ये खेती करते हैं। इस ऐसी खेती को क्या बोलते हैं? झूम खेती बोलते हैं हम लोग हमारे भारत में। और भारत में ये क्या कहाँ मतलब किस किस नाम से जाना जाता है? तो झूम खेती के नाम से जाना जाता है, कुमारी के नाम से जाना जाता है, बत्रा के नाम से जाना जाता है, और पोडू के नाम से जाना जाता है। और ये चारों झूम खेती है, किस किस राज्य में होता है ये बता रहा है कि किस किस तरफ है ये झूम खेती होता है। तो हमारा झूम खेती कहाँ होता है? तो उत्तर पूर्वी भारत में होता है। तो झूम खेती के बारे में कहाँ होता है? उत्तर पूर्वी भारत में होता है। और ये 2 नंबर में है। और देखिए कहाँ पे मिलान कर रहा है। तो उत्तर पूर्व भारत में एक का दो किसमें किसमें है? तो एक सिर्फ ओनली फॉर बी में है। दो का कुमारी कहाँ होता है? तो पश्चिमी घाट में हो जाएगा। बत्रा कहाँ पे होगा? तो बत्रा कहाँ हो जाएगा? बत्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हो जाएगा। पुडू कहाँ हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो इस अनुसार हमारा क्या होगा? एक के दो, बी के चार, सी के एक और डी के तीन। ये हमारा झूम कृषि के बारे में बताया गया है। झूम कृषि कहाँ होता है? तो झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में होता है। कुमारी कहाँ होता है? तो कुमारी हो जाएगा आपको पश्चिमी घाट में। और बत्रा कहाँ होता है? तो राजस्थान में। पोडू कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में। ये हमारा झूम खेती का ये 4 नाम है।
ये इसको पर्यायवाची शब्द भी बोलेंगे, झूम कृषि का पर्यायवाची शब्द भी इसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दिए नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। अच्छा ठीक है। भांगर मृदा पुरानी जलीय जलोढ़, अच्छा हाँ, भांगर मृदा पुरानी जलीय मृदा है, ये तो ठीक है। भांगर मृदा बार बार जलमग्न होती है, बार बार नहीं होती है। भांगर मृदा में सांद्रण और संधिया बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। भांगर मृदा में सांद्रण और संधियां बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये भी ठीक है। भांगर मृदाएं की अपेक्षा अधिक शुष्क क्षेत्र से क्षारीय और लवणीय पुष्प, अच्छा, पुष्पक्रम प्रदर्शित करता है। तो ये भांगर मृदा में अपेक्षाकृत अधिक शुष्क क्षेत्र अधिक मतलब शुष्क क्षेत्र में क्षारीय और लवणीय पुष्पक्रम प्रदर्शित होता है। तो इसमें हमारा बी आंसर नहीं होगा, बार बार जलमग्न नहीं होता है। आप लोगों को बताएं कि 15 से 20 साल के आसपास है, यहाँ पे पानी भांगर भांगर क्षेत्र में पहुंचता है, जो नदी के पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है ये भांगर। तो इस क्षेत्र में 15 से 20 साल या 25 साल भी लग जाता है, बार बार पानी नहीं पहुंचता है, 25 साल बाद भी पानी पहुंच जाता है, तो उस क्षेत्र को मतलब कि भांगर क्षेत्र कहते हैं। तो इसको कौन कौन सा होगा, ए सी डी किसमें है, ए सी डी, बी तो होगा ही नहीं, तो इसको काट दीजिए। इसमें ए सी डी, इसमें भी ए और डी, ये लेकिन डी सी भी होगा, इसमें बी है तो इसको काट दीजिए। तो ये इसमें सी नहीं दिया है, तो ए सी डी इसका सही आंसर होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। मेघ निर्माण की प्रक्रिया का बढ़ते क्रम में सही क्रम बताइए। मेघ निर्माण जो प्रक्रिया है, तो मेघ निर्माण में जो बादल होता है, तो बादल किस किस क्षेत्र में कौन सा, मतलब कि नीचे कौन पाया जाता है, ऊपर कौन पाया जाता है, उसके ऊपर कौन पाया जाता है, और सबसे ऊपर कौन पाया जाता है। तो ये 3 प्रकार का ये मेघ दिया है, और ये मेघ करीब करीब है हमारा, और हम इसको पढ़ाएंगे डिटेल में, मतलब कि जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें मेघ निर्माण में पढ़ाएंगे। ऐसे इसको हम बता देते हैं आप लोगों को कि मेघ निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन सा है। तो ये कपासी, देखिए क्या वो बढ़ते क्रम में बता रहा है, तो बढ़ते क्रम में सबसे निचला क्रम में क्या होगा, स्तरी होगा, और कपासी होगा, मध्य कपासी होगा, और पक्षाभ होगा। तो स्तरीय जो होता है सबसे नजदीक जमीन के नजदीक होता है, स्तर पे होता है, जमीन के स्तर पे होता है स्तरीय मेघ। उसके बाद कपासी होता है, उसके बाद मध्य कपासी होता है, और उसके बाद पक्षाभ मेघ होता है, पक्षाभ स्तरीय होता है। तो ये सबसे ज्यादा एक नंबर, देखिए ये हो जाएगा आप लोगों को, ऐसे कर दीजिए, पक्षाभी, पक्षाभ, पक्षाभ स्तरीय सबसे ऊपर होगा। उसके बाद नीचे कौन सा आएगा, मध्य, मध्य कपासी, कपासी। उसके नीचे कौन सा आएगा, कपासी, कपासी, और स्तरी, और इसके नीचे आ जाएगा स्तरी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर में जैसे जैसे मेघ बनेगा, इसका हम आप लोगों को समझा चुके हैं कि कौन सा, इसको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए। ये हो जाएगा आप लोगों को पक्षा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पर बोल रहा है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये आप लोगों को बताइए कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1986 में ये पारित हुआ था। भारत मतलब कि भारत सरकार ने ये 23 मई 1986 को, ये 23 मई 23 मई 1986 को ये पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित किया था भारत में। और ये क्या हुआ था कि 5 जून 5 जून 1900 कब हुआ था, 5 जून 1992, 1992 में एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्टॉकहोम में विश्व स्तरीय पर्यावरण सुरक्षा के लिए गठन मतलब कि सम्मेलन हुआ था। 5 जून 1992 को स्टॉकहोम में पर्यावरण सुरक्षा के अधिनियम के लिए एक सम्मेलन हुआ था। और उस दिन से हमारा उसी दिन से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है,
क्या मनाया जाता है 5 जून को? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर को कोट्स में, मतलब कि ये क्या बोल रहा है? इसका आंसर बांदीपुर कहाँ है? तो ये कर्नाटक में। नहीं नहीं नहीं, सिमलीपाल उड़ीसा में है। और दुधवा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। दो के चार, के चार, एक के तीन। और सिरिका कहाँ पे है? सिरिका कहाँ पे है? सिरिका राजस्थान में है। तो ये क्या हो जाएगा? बांदीपुर कर्नाटक, दुधवा कर्ना बांदीपुर कहाँ हो जाएगा? हाँ, बांदीपुर। बांदीपुर कहाँ? हाँ ठीक है, ये बांदीपुर कर्नाटक। दुधवा कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सिमलीपाल राजस्थान न उड़ीसा। और सिरका राजस्थान। तो क्या हो जाएगा? 3-4-2-1, 3-4-2-1, ये बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। और दुधवा कहाँ है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल उड़ीसा नहीं, दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बांदीपुर कर्नाटक, दुधवा उत्तर प्रदेश। और सिमली कहाँ है? सिमलीपाल उड़ीसा में। और सिरका राजस्थान में। सिमलीपाल तो और बांदीपुर मतलब सिमलीपाल तो हम लोग आप लोगों को हजारों बार बता चुके हैं अभी कि कहाँ पे है। दुधवा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। और सिरका कहाँ है? राजस्थान में है। तो सिरका, सिरिस्का है, सिरका नहीं है, सिरिस्का है। सिरिस्का राजस्थान में है। तो ये चार मतलब कि नेशनल पार्क है। और नेशनल पार्क कल नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक सूची 1 को, अच्छा ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किए सही उत्तर। वृक्ष का प्रकार है और एरिया है, क्षेत्रफल है। तो कौन सा वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो हमारा सागवान किस क्षेत्र में पाया जाता है? सागवान। सागवान किस क्षेत्र में पाया जाता है हमारा? तो सागवान पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और चंदन कहाँ पाया जाएगा? कर्नाटक में पाया जाएगा। देवदार कहाँ पाया जाएगा? तो देवदार पाया जाएगा आप लोगों को, देवदार कहाँ पाया जाएगा आप लोगों को? रुकिए 1 मिनट। सागवान मानसूनी वन है यार, सागवान मानसूनी वन है। चंदन कर्नाटक में पड़ जाएगा, बी के ए। और देवदार कहाँ पड़ जाएगा? देवदार पड़ जाएगा जम्मू कश्मीर में। देवदार, जो देवदार की लकड़ी होती है तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है ये पेड़। और महोगनी कहाँ पाया जाता है? महोगनी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। ये भी अपना पत्ता साल में एक बार करीब करीब मार्च अप्रैल में ये गिरा देता है। ये उष्णकटिबंधीय भूमि पे पाया जाता है। देवदार जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और चंदन कर्नाटक में पाया जाता है। चंदन की लकड़ी अक्सर सुने होंगे कि ये कर्नाटक से ही ज्यादा आता है। तो ये आप लोगों को 20 क्वेश्चन हुआ, 19 क्वेश्चन हुआ। आज 19 ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन शायद टाइपराइटर ने छोड़ दिए हैं तो उनको कल एक सजाए मिलेगी। देखते हैं कि कल आप लोगों के लिए इसके चलते एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराया जाएगा। तब तक के लिए मेरे इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा, ये क्लास मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। और तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। गुड नाइट, बाय।